Hello guys, welcome back to our channel Desi Canadian Vlogs. So this time we are back with another video and I hope you guys will like this video. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में नए नए आए हो, स्टूडेंट हो या इमिग्रेंट हो, और अगर आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो, चाहे वो यूज्ड हो चाहे वो न्यू कार हो, तो उसके जो एक्सपेंसेस आते हैं रेगुलरली मंथली, उसके एक्सपेंसेस हैं, कैसे उसको मिनिमाइज़ करना है। पुरानी गाड़ी लेनी है, क्या उसके प्रोज कॉन्स, न्यू लेनी है, कैसे उसके जो एक्सपेंसेस हैं मैनेज करेंगे, तो इस बारे में सारा आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जैसे पुरानी होती है उसमें बहुत किलोमीटर्स होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है कि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है आपको। जैसे अगर आपके पास 4,000, 5,000, 10,000 तक का बजट है तो वो गाड़ी आपको उतने तक में मिल जाती है। जो नई गाड़ी है, अगर ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, आजकल क्या होता है कि ब्रांड न्यू गाड़ी की जो मार्केट है वो बहुत टाइट चल रही है, आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होती गाड़ी जल्दी, तो आपको बहुत 6 मंथ और मोर देन 1 ईयर समटाइम यू हैव टू वेट। तो थोड़ा हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिटेल वीडियो है वो होने वाली है, तो सारा हम इस बारे में बात करेंगे। तो इशू सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे अगर नए नए आते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट आए हो अभी थोड़े टाइम पहले, साल की वो आपको हुआ है, तो कितनी आप उसकी इंश्योरेंस देते हो, कितना उस पर एक्सपेंस होता है, वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे मतलब बताएं आप। मैंने तो ओल्ड गाड़ी बाय की है, बाय करने में मुझे कुछ नियरली $10,000 पड़े हैं। और रिगार्डिंग इंश्योरेंस, क्योंकि मैं BC लाइसेंस मैंने ले लिया है एज ए स्टूडेंट। आप स्टूडेंट ड्राइविंग मतलब आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला सकते हैं, पर मैंने उसको BC लाइसेंस में कन्वर्ट करा लिया है। तो मुझे क्योंकि मेरी जस्ट 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है इंडिया से, तो $200 नियरली इंश्योरेंस पड़ती है। रिगार्डिंग अदर कॉस्ट $100 की नियरली मंथली फ्यूल पड़ती है। और अभी मैं लोकली ड्राइव करता हूँ, तब ये मतलब रोज़ की 10-15 किलोमीटर की ड्राइव है एवरेज। मैंने अभी जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी जो है मतलब बाय करी है, तो आई थिंक जो गाड़ी की जो वैल्यू है वो मोर देन $50,000 है। तो डाउन पेमेंट जैसे मैंने करके उसके बाद जो मेरा जो लोन अमाउंट है वो आई थिंक इन बिटवीन 600 to 800 वो मंथली आता है। नई गाड़ी के चक्कर में क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आपका जो लोन अमाउंट है वो फाइनल होता है। तो मैं जैसे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए भी वो लोन अमाउंट है जो वो एक्सटेंड कर सकता था, बट मैं यहाँ पे चाहता था कि मैं अपनी जो नई गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो मैं अपनी जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, ताकि मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो जल्दी से जल्दी बिल्ड हो सके, ताकि कल को अगर मेरे को हाउस बाय करना हो तो मेरे को उसकी जो मॉर्गेज है और उसका जो लोन है उसमें आसानी हो सके। हर कोई अब जैसे नई गाड़ी के लिए नहीं जाता, क्योंकि पहली बात तो है कि जो वेटिंग टाइम है वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि मार्केट में नई गाड़ियाँ आ नहीं रही। इससे होता क्या है, जो पुरानी गाड़ियों की जो हाइक होती है, जो वैल्यू प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप ओल्ड गाड़ी पहले मतलब प्रेफर करें, क्योंकि उसमें आपका मतलब जो बजट है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। नई गाड़ी होती है, पहली बात तो ये है कि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी, क्योंकि जो एक कार है या कोई भी हम व्हीकल बाय करते हैं वो एक डेप्रिशिएटिंग चीज़ है। अगर आज मैं इस गाड़ी को बेचता हूँ या 2 साल बाद बेचता हूँ, तो इसका ये नहीं है कि मैंने जितने की गाड़ी बाय करी है मेरे को उतने पैसे मिल जाएंगे। मे बी मैंने 50 की बाय करी है, मे बी मेरे को 30 मिले, मे बी मेरे को 35 मिले, मे बी मेरे को 40 मिले। तो ये जो है ये डिफरेंस है ओल्ड और न्यू गाड़ी बाय करने में। कि नई गाड़ी की जो सर्विसेज होती है वो आपको ऑथराइज्ड डीलर से ही करवानी पड़ती है। अब पुरानी गाड़ी है वो जैसे उस पर हाथ चला होता है एक मैकेनिक का, तो आप किसी के पास भी लेके जाके तो उसकी कॉस्ट है जो वो मिनिमाइज मतलब कर सकते हो, तो उससे आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। मान लो मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ, चाहे पुरानी है चाहे नई है, अब रास्ते में कहीं जाते जाते ख़राब हो जाती है या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आ जाती है, मैकेनिकल आ जाती है, तो अब रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको वहाँ पे हेल्प चाहिए, तो अगर आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, अगर वो फ़ोन नहीं पिक करता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपके पास यहाँ पे जैसे BCAA करके एक मेंबरशिप होती है, अगर आप वो ले लेते हो तो इन केस आपकी गाड़ी कहीं ख़राब पड़ जाती है, आप टोइंग सर्विस उनसे ले सकते हो, आप जंप स्टार्ट कर सकते हो, या और भी जैसे है वो अगर जो लिटिल बिट जो वियर एंड टियर है, आगे बोनट खोल के वो मतलब बैटरी का कई बार चक्कर पड़ जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें वो आपकी फ़िक्स कर सकते हैं। और उसकी आई थिंक कॉस्ट भी बहुत कम है, और वो आपको जो 24/7 जो ऑन रोड असिस्टेंस होती है वो आपको मिलती है, तो उसमें आपको काफ़ी मतलब बेनिफिट होता है। तो गैस और अपना फ्यूल का जो एक्सपेंस होता है उसको कैसे मैनेज करना है, तो अभी जैसे मेरा जो गाड़ी का जो टैंक था वो आई थिंक एम्प्टी से थोड़ा सा ऊपर थी, मतलब वो
आई थिंक 25% जो गैस थी मेरे पास बची थी। तो मैंने रीफ्यूलिंग मैंने करवाई, तो मैंने $50 पे किया। और उसके साथ आप कर क्या सकते हो, जैसे अभी मैंने शेवरॉन से करवाई तो उनका एक पॉइंट्स कार्ड होता है। अगर आप 7-Eleven जाते हो उनका 100 पॉइंट्स होता है। अगर आप मोबिल जाते हो तो उनका भी एक अलग सबका पॉइंट्स होता है। तो उसके बाद क्या पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद उन पॉइंट्स को आप रिडीम करके स्टोर से कुछ फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो, गैस डिस्काउंट मिल सकता है, या और भी आपको बहुत जो पर्क्स होते हैं वो मिल सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, उससे आप गैस में थोड़े जो पैसे हैं वो बचा सकते हो ना। और कई बार क्या होता है कि जो गैस स्टेशंस पे काफ़ी आपको कन्वीनियंस मिलती है। आप अपने मतलब जो विंडशील्ड वॉशर्स वहाँ पे होते हैं वो उससे आप अपने जो विंडशील्ड्स होते हैं वो डोर साफ़ कर सकते हो, या आगे का क्लीन अप काफ़ी मतलब वहाँ पे कर सकते हो। जब भी आप जैसे कहीं पे अपनी गाड़ी रीफ्यूल करवाते हो तो वहाँ पे आपको आसपास का जो मतलब जो प्राइस होता है वो नहीं पता होता आपको ना। आप रैंडमली कहीं भी किसी गैस स्टेशन पे जाते हो तो कई बार आप गैस रीफ्यूल करवाने के बाद सोचते हो कि यार मैंने दूसरे गैस स्टेशन से क्यों करवाई, यहाँ पे प्राइस कम था। तो उसके लिए जो एक ऐप होती है, एक वेबसाइट होती है gasbuddy.com, उस पर आप जाके अपना लॉगिन अगर नहीं भी करते हो और फाइंड गैस पे क्लिक करके अपना क्या कहते हैं जो नियर बाय एरिया है या अपना पोस्टल कोड है वो डाल के, तो वो मैप पे दिखा देता है कि आसपास जितने भी आपके नियर बाय गैस स्टेशंस हैं वहाँ पे वो उनकी एक्चुअल डॉलर वैल्यू जो डीजल की होती है, गैस की होती है, या प्रीमियम 94, 91 जितनी भी होती है ना, वहाँ पे सारी आपको मेंशन कर देता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन करके तो अपना जो कन्वीनियंट स्टोर है जैसे जो भी आपके पास है आपको ईजिली मतलब वहाँ पे जा सकते हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है ये बैंक से स्पॉन्सरशिप रखते हैं या अपना इनका बैंक से टाई अप होता है। जैसे अगर मैं इनके CIBC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो मेरे को 3 सेंट्स ऑफ पर लीटर उससे मिलेंगे, और अगर मेरे पास 300 पॉइंट से प्लस हो जाते हैं तो मेरे को 7 सेंट्स ऑफ उससे मिलेंगे। तो एक्चुअली मैं जितनी भी अपनी जो गैस की जो डॉलर वैल्यू है मैं रीफिल कर रहा हूँ उस पर मेरे को 10 सेंट्स या जितने भी मेरे पास जो एडिशनल डिस्काउंट है वो सारे उस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे को उतना जो गैस पे % जो है वो ऑफ मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी मतलब जो बेनिफिट होता है। जैसे कई पूछते हैं कि ये जो गैस रीफ्यूल करने का जो है सबसे परफेक्ट टाइम क्या होता है। अब मैं जैसे गैस स्टेशन पे काम करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग गैस भरने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है या अच्छा टाइम होता है या तो अर्ली मॉर्निंग से इन बिटवीन 5 to 7, या होता है कि मिडनाइट 11 से लेकर रात के 1 बजे के बीच में जो बेस्ट होता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो रात में 12 बजे के बाद होता है वो गैस स्टेशन नॉर्मली अपना प्राइस चेंज करते हैं। तो उस पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तो वहाँ भी थोड़े से पैसे बचा सकते हो। जैसे गाड़ी का अपना आ जाता है टायर्स वगैरह का एक्सपेंसेस आ जाता है, तो टायर्स वगैरह के एक्सपेंसेस के बारे में हम रिशू से थोड़ा पूछते हैं क्योंकि इन्होंने पुरानी गाड़ी बाई करी है। क्योंकि होता क्या है, एक न्यू गाड़ी अगर आप बाय करते हो उस केस में अलग होता है टायर्स का खर्चा, और पुरानी गाड़ी में जो अलग होता है। तो रिशू थोड़ा सा मैं जो पुरानी गाड़ी अगर टायर्स बाय करते हैं तो उस पर क्या जो सिनेरियो है थोड़ा। इस केस में मैं थोड़ा लकी था कि मैंने जिनसे गाड़ी खरीदी उन्होंने मुझे साथ में ही विंटर टायर प्रोवाइड कर दिए। तो मतलब मेरी जो $10,000 की कॉस्ट थी उसमें विंटर टायर इंक्लूडेड थे। लेकिन जब मैं पता लगा रहा था मार्केट प्लेस पे तो अलग अलग गाड़ियों के बारे में, तो इतना मुझे समझ आ रहा था कि अगर आप सेकेंड हैंड टायर ले रहे हैं, मतलब यूज्ड विंटर टायर्स ले रहे हैं सेम ओनर से, तो आपको $400 या $300 डिपेंड अपॉन कौन बेच रहा है और मतलब टायर की कंडीशन क्या है, इतनी तो आपको एक्सपेंस एक्स्ट्रा लगेगी विंटर टायर्स। ये जो सिनेरियो है वो मतलब जो डिपेंड करता है। अगर आप टायर ले रहे हो, अगर आप विद रिम ले रहे हो तो मे भी थोड़े से आपको एक्सपेंसिव पड़े। अगर आपके पास रिम है, नो मैटर है कि वो विंटर में आप यूज़ कर रहे हो रिम या समर में यूज़ करते हो, आप दोनों जो टायर हैं वो उसके ऊपर लगा सकते हो। तो उससे भी आप काफ़ी जो है वो पैसे बचा सकते हो। और अगर ट्राई करेगी अपना घर के आसपास या लोकल जो मार्केट में है वहाँ पे कोई टायर चेंज करने वाला बंदा है, उससे आप ज़्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डीलरशिप में जाते हो वहाँ पे वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि उनकी सर्विस फ़ी हाई होती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना। तो लोकल जो बंदा है वो वही काम $40-50 में भी कर दे। ये जो चीज़ें हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो काफ़ी आप यहाँ पर सेविंग्स कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस के तुरंत बाद 5, 10, 15 या 1 महीने के अंदर अगर आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस ले लेते हो तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है इंटरनेशनल में और यहाँ का क्लास 5 लाइसेंस लेने में, आपकी इंश्योरेंस है वो डिपेंड करती है। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी रजिस्टर करवाते हो तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी हाइक पे रहेगी, ऊपर रहेगी थोड़ी। अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस है
तो जो बंदा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता है उसको पता होता है कि यहाँ भी इसके पास ये लाइसेंस है, तो उसकी जो इंश्योरेंस की जो थोड़ी है जो कॉस्ट है वो कम रहेगी, क्योंकि वो यहाँ के रूल्स से यूज टू होता है, पता है उसको गाड़ी कैसे चलानी है। तो वो ये चीज़ें जो फैक्ट है वो कंसिडर करके चलती है। अगर इंटरनेशनली आपकी 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस है तो वो भी एक फैक्टर है। यहाँ पे आपकी कितने ईयर की एक्सपीरियंस है यहाँ के लाइसेंस पे, तो वो भी, ये सब ओवरऑल फैक्टर देख के आपकी इंश्योरेंस सेटअप होती है। ऊपर से नई गाड़ी है कि पुरानी गाड़ी है, मतलब सब फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। ट्राई करें कि आप ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। अगर कभी बाई चांस अगर आप किसी की गाड़ी को हिट कर देते हो तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस है या वो उसका जो है वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो आपका इंश्योरेंस है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट कॉज करते रहते हो रेगुलरली, साल 2 साल में एक आध या कुछ भी हैपनिंग करते हो, तो उस केस में भी आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हाई रहता है। तो क्योंकि वो आपकी जो सारी जो ड्राइविंग हिस्ट्री है वो वॉच करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो इंश्योरेंस है वो हाइक पे जाता है। और जो नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं बट वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं, उसमें एक तो आ जाता है जैसे जो विंडशील्ड जो अपना वॉशर होता है विंटर में, तो मतलब मस्ट है आपकी गाड़ी में वो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली जो पानी होता है अगर वो आप चला देते हो गाड़ी में ना उसमें डाल के, तो उससे क्या होता है कि आपकी विंटर में गाड़ी फ्रीज हो सकती है और कुछ भी जो है मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो रेगुलर मेंटेनेंस सर्विसेज उसका जो मतलब खर्चा आ जाता है वो भी कई बार आपको काफ़ी मतलब हेडेक बनता है, क्योंकि गाड़ी को आपको हर 5 महीने 6 महीने बाद या सर्टेन किलोमीटर्स के बाद आपको कहीं ना कहीं रेगुलरली चेकअप करवाना होता है कि हाँ भी सब कुछ सही है। ब्रेक्स पैड आ जाते हैं और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सर्दियों में एक जो मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो अल्टरनेटर की आती है। कई बार गाड़ी में 7 8 9 10 घंटे अगर गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया, अगर जो जैसे नई गाड़ी है, नई गाड़ी में जो सब कुछ नया होता है वो माइट भी स्टार्ट हो जाती है मोस्टली केसेस में। बट अगर ये पुरानी गाड़ी है, काफ़ी चली हुई है, तो कई बार क्या होता है वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसको जंप स्टार्ट देना पड़ता है। बूस्टर केबल चाहिए होती है आपको, उसका भी कई बार आपको एक्सपेंस हो जाता है। अगर आपके पास बूस्टर केबल नहीं है तो उस केस में क्या करता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आपके पास BCAA की मेंबरशिप है तो आप उनको कॉल कर सकते हो, वो आपकी हेल्प। अगर आपके पास वो मेंबरशिप नहीं है तो आपको टोइंग सर्विस वाले को बुलाना पड़ेगा या किसी अपने फ्रेंड को कॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद बूस्टर केबल होगी तो आप जंप स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट करोगे। अगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, हिल भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो फिर आपको टोइंग वाले को कॉल करना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ आने के और गाड़ी टो करने के विदिन 2 to 3 किलोमीटर में ही वो आपसे $250 से $300 चार्ज कर देगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक है इन द विंटर। ऑयल चेंज की बात करते हैं हम, ठीक है, नॉर्मली हमको करना पड़ता है थोड़े दिन बाद या कुछ महीनों बाद हमको ऑयल चेंज करना ही पड़ता है। अगर आप ऑयल चेंज नहीं करोगे तो आपका जो फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर, वो ख़राब होता जाएगा, गाड़ी में से स्मेल आने लगेगी। अपना एयर फ़िल्टर हो गया, उसमें भी आपको जो है वो क्लीन करना पड़ता है, चेकअप करवाना पड़ता है। अगर आप नहीं करवाओगे तो आप मे बी वो ख़राब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उस केस में आपको काफ़ी जो एक्सपेंसेस वो करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्या है यहाँ पे कनाडा में गाड़ियों की सर्विस इतनी महंगी क्यों है? लेबर, क्योंकि यहाँ पे लेबर है वो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई बंदा आपकी गाड़ी को हाथ लगाने के देखने के $100 से $200 चार्ज कर लेगा बड़े आराम से, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। उसके बाद जैसे मैंने अल्टरनेटर और बैटरी की बात करी ली है, विंटर में काफ़ी इस चीज़ की दिक्कत आती है, तो मेक श्योर आप अपनी गाड़ी को विंटर से पहले 1-2 महीने पहले अपनी गाड़ी को कंप्लीट चेकअप करवा लें कि बैटरी सही काम कर रही है, सब कुछ सही है, टायर वगैरह होगा, सारा कुछ अपना टिच करके रखें। जो एडिशनल जो अपने खर्चे आ जाते हैं, जैसे मैट्स हो गए गाड़ी के ना, और गाड़ी के सीट कवर्स हो गए, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने डैश कैम लगवाना है, कुछ भी है गाड़ी के अंदर, स्टीरियो कुछ लगाना है, ये छोटी मोटी जो कॉस्ट है ये भी आपको काफ़ी तंग करती है। तो इनका भी आप बड़ा वाइजली अमेज़ोन से अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीपर प्राइस में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ये कार वॉश भी है, जैसे आपकी अगर जैसे नई गाड़ी, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे कार वॉश होते हैं, वहाँ पे जो हाईटेक मशीनरी के साथ आपकी गाड़ी है वो 5 से 10 मिनट में बड़ी अच्छी धुल के बाहर आ जाती है। तो वो भी अगर आप नहीं ध्यान रखते, गाड़ी को ऑफ ट्रैकिंग पे लेके जा रहे हो, स्नो पे चला रहे हो बट साफ़ नहीं कर रहे, अपने विंडशील्ड नहीं साफ़ कर रहे अच्छे से, तो एट दी एंड की आपको कार वॉश पे लेके जानी पड़ेगी। जैसे विंटर में स्नो पड़ जाती हैं तो स्क्वीजीज वगैरह होती हैं, या जो हम कह सकते हैं जो ब्रश होता है जिससे हम स्नो साफ़ करते हैं, वो भी आपकी गाड़ी में ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे देखिए जैसे मतलब जैक होता है, अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पर जा रहे हो, ठीक है ना, आपकी गाड़ी के टायर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पंचर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपके पास जैक होना चाहिए, और एक्स्ट्रा टायर तो गाड़ी में होता ही है,
तो अगर आपको थोड़ी उस चीज़ की नॉलेज है तो आप वहीं पे रोड पे फिक्स कर सकते हैं उसको साइड में। अगर आपके पास जैक नहीं है तो आपको फिर किसी ना किसी को कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको BCAA वाला को कॉल करना पड़ेगा, मैं भी वो भी इस चीज़ को कवर कर दे। अपनी गाड़ी से जब आप स्नो साफ़ करते हो, ठीक है ना, अब ये नहीं है कि विंडशील्ड के आगे से स्नो साफ़ कर ली, पीछे से स्नो साफ़ नहीं करी, जो हुड पे पड़ी होती है वो स्नो साफ़ नहीं करी, उससे आप गाड़ी चलाओगे, अगर किसी दूसरे गाड़ी में वो स्नो पीछे गिर गई, उसकी गाड़ी इधर उधर घूम गई या कुछ भी हो गया तो वहाँ पे आप फॉल्ट पे आ जाओगे, आपकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया तो जो आपकी इंश्योरेंस है वो वहाँ पे मतलब अप जाएगी, और मे भी आपको अपनी जेब से उस बंदे को पे करना पड़ेगा, उसके डैमेजेस कवर करने पड़ेंगे। तो ये भी काफ़ी मतलब जो चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली है। और कनाडा में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, हो जाती है कई बार, बंदा कई बार ध्यान नहीं देता, जितनी एरिया चाहिए होता है स्नो का उतना ही वो साफ़ करके मतलब अपना चला जाता है, तो उस केस में प्रॉब्लम आपको भी होने वाली है, दूसरे को तो होगी। तो यही जो चीज़ें थी हमने आज की वीडियो में कवर। आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।